नमस्कार, न्यूज वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। एआईसीसी मुख्यालय में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुकी है, अडानी ने अमेरिकी और भारतीय दोनों कानूनों का उल्लंघन किया है। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested, and Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. इससे आगे राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर भी अडानी अभी भी फरार है। हम इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल है। अब सवाल उठता है कि आखिर अडानी जेल के बाहर क्यों है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अमेरिका में एफबीआई ने जांच की है। उन्होंने बताया कि अडानी हिंदुस्तान में हर रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी करप्शन है वहां जांच होनी चाहिए, मगर जांच अडानी से शुरू होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अडानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब मैंने बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। अडानी ने पीएम मोदी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, इसी तरह श्रीलंका,
केन्या में काम किया है, जहां जांच की बात हो रही है। एक तरफ ये नेटवर्क देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, दूसरी तरफ ये नेटवर्क प्रॉफिट का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर है कि स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पर आप लोन लीजिए, फिर लोन से आप प्रोजेक्ट बनाइए, सरकार बनाइए, फिर सरकार से प्रोजेक्ट लीजिए, जिससे वैल्यूएशन ऊपर जाता रहेगा। ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल द स्ट्रक्चर। विक्रांत, ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप नोट कीजिए, अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन अडानी ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही कोई जांच होगी। नेता विपक्ष होने के कारण इस मुद्दे को उठाना मेरी जिम्मेदारी है। अडानी ने भ्रष्टाचार के हिंदुस्तान में संपत्ति हासिल की है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क,
जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। किच्छा के ग्राम आनंदपुर मार्ग की दुर्दशा पर भड़के विधायक तिलक राज बेहड़ समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिम्मेदार स्टोन क्रशर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए खनन विभाग की सांठगांठ से अवैध खनन का आरोप लगाया। साथ ही वहां खड़े वाहन सीज करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ नैनीताल स्टोन क्रशर के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद विधायक बेहड़ भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सड़क की दुर्दशा के लिए स्टोन क्रशर को जिम्मेदार ठहराया। कहा, नियमों को ताक पर रखते हुए स्टोन क्रशर लगाए गए हैं, जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांवों को जोड़ने वाली सड़क में कुछ बचा नहीं है, जिससे आए दिन गांव को जाने वाले लोग धूल मिट्टी फांकने को मजबूर है। बनता है और यहाँ बच्चे गिरते हैं, स्कूल के सारी बसें आती जाती हैं। इन्होंने खनन का इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है सड़क के साथ। पिछली बार भी इन्होंने स्टोन क्रशरों का लोड है, ये 5 स्टोन क्रशर है, क्यों नहीं इसको ठीक करते? देखिए, गांव वाले लगातार परेशान हैं। एक बार पहले भी धरने पे बैठे थे, तब ये तय हुआ था कि जब तक ये सड़क मंजूर नहीं होती, क्योंकि इस पर लागत बहुत बड़ी है। 1 किलोमीटर सड़क कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए। तो मैं इसके लिए पीडब्ल्यू सचिव से भी मिलकर आया 13 तारीख को, बहुत देर उनके पास बैठ के आया और इसकी फाइल हमने आगे बढ़वाई है। मैं खुद इसकी परस्यू कर रहा हूँ इस सड़क को। मेरा कहना है क्योंकि 2 करोड़ रुपए इसका सैंक्शन होना है, अभी इसकी TSC हो रही है इसकी, तो उसके बाद इसके फिर टेक्निकल इसका होने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगी फाइल। पंकज पांडे, हमारा ये कहना है गाँव वाला कि तब तक कम से कम जो स्टोन क्रशर ने इस सड़क की बर्बादी कर रखी है, इस बर्बादी के कारण तो स्टोन क्रशर है ना, पीडब्ल्यू तो कई बार बना चुकी, अभी बनाएगी, पर इसको टूटने का कारण तो स्टोन क्रशर है ना। क्यों नहीं प्रशासन, SDM प्रशासन क्यों नहीं दबाव तहसीलदार बनाता? इसके ऊपर भी तुम इसके ऊपर 2-2, 4-4 ट्रक माल डाल दो। ये लूट रहे हैं अंधा सारा, नंबर 2 का सारा रेता बजरा यहाँ पे खरीदते हैं। ये सारा अवैध काम यहाँ पे हो रहा है। जब कम अवैध काम कर रहे हो, करते रहो, तुम्हारा बिजनेस है। कम से कम इस सड़क को तो तब तक करो, 2-2, 4-4 ट्रक डाल दो। ये करने को तैयार नहीं है। तो आज जब तक यहाँ पर आके SDM और ये हमारे अधिकारी इन स्टोन क्रशरों से लिखित नहीं लेंगे, जैसे पिछली बार लिया था, माल नहीं डालेंगे, आज उठेंगे नहीं। आज मैं भी आ गया हूँ गाँव वालों के समर्थन में, अब मैं उठने वाला नहीं हूँ। ये तो तमाशा बना दिया रोज का इन्होंने। इनके दिमाग इतने खराब है स्टोन क्रशर वालों को, ये परवाह नहीं करते। कभी कोई हादसा हो जाता है, कोई बच्चा दब जाए, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे, ये बच्चे आते जाते हैं पढ़ने वाले, रिक्शाएं आती जाती हैं, छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, जो बसें आती हैं, यहाँ जो कांड होते हैं इसके दिखाई नहीं देते? क्या अंधे हैं क्या ये स्टोन क्रशर वाले? इनको दिखाई नहीं देता क्या? SDM को दिखाई नहीं देता क्या? तहसीलदार को दिखाई नहीं देता क्या? प्रशासन को, खनन विभाग के लोगों को दिखाई नहीं देता? आते ही नहीं यहाँ पर, देखते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनका। पिछली बार इन्होंने कहा कि नहीं, आप हम इसको अभी जब तक नहीं बनेगी तब तक हम इसको करते रहेंगे मरम्मत इसकी। उसके बाद एक बार की, फिर भूल गए, वो भी ऐसे ही टेम्परेरी, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आज गांव वाले फिर बैठ गए, मैं इनके समर्थन में बैठा हूँ गांव वालों के साथ, और हमारा धरना रहेगा गांव वालों के साथ पूरा। कोई विकल्प नहीं बचा है। ये 15-20 गांव जो है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी, पूर्व सैनिक और कृषक का बुनियादी तौर से गांव है। और यहाँ पर पिछले 1 साल से 2 साल से ये सड़क की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई नौजवान बच्चों के, महिलाओं के एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई बार मसले को SDM के पास उठाया गया है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, कानून अपना काम करे, और हम जो काश्तकार हैं, पूर्व सैनिक हैं और जो सेनानी उत्तराधिकारी हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना काम करें। लेकिन ये सरकार, ये SDM, ये जो यहाँ का सांसद हैं, ये सब हमें मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए। यहाँ पे तिलक राज बेहड़ जी विधायक हैं, उन्होंने कई बार इस मसले को देहरादून में और रुद्रपुर में उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले की और भीषण यहाँ पर दुर्घटनाएं हों, किसानों को दिक्कत हो, सरकार हमारी इस चीज़ की सुध ले और बड़ी बात समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, किच्छा। दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महेंद्र नारायण गिरी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शरद दर्शन
संतों के एकमात्र संगठन दिल्ली संत महामंडल की स्थापना को 25 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन 25 वर्ष से अधिक समय से धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संगठन जल्द ही निर्धन कन्याओं का विवाह कराएगा। धर्मदेव जी महाराज आचार्य धर्मदेव जी आशीर्वाद दीजिए। पूज्य नारायण जी महाराज, पूज्य हमारे महावीर विवेकानंद जी महाराज, रामापुरी जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज। सेवितम कपीतमु फलचारोक्षणम मासरम सौगुणस्कारम नमामि विघ्नेश्वर सर्वमंगलम। मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे परम सम्मान्य सुधांशु जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, विशेष रूप से हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे श्री महंत जो रामानंदपुरी जी महाराज, हमारे उदासीन जी और मनोज जी, आचार्य महामंडलेश्वर धर्मदेव जी और हमारे सर्वानंद जी, समस्त उपस्थित संत वृंद। देखिए 25 वर्ष को संतों का जो ये हमारा दिल्ली संत महामंडल का कार्यकाल रहा, जिसमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष राघवेंद्रानंद स्वामी जी जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। विशेष रूप से हमारे प्रज्ञानंद जी जो प्रथम अध्यक्ष थे महाराज, वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हमारे तारकेश्वरानंद जी महाराज भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और हमारे जो अपने रामकृष्ण दास जी महात्यागी जी है, वो अपनी कुटिया से और अपना जो है मसान से वो बाहर नहीं निकलते हैं। और हमारे जो मेरे से पूर्व अध्यक्ष जो है हमारे महामंडलेश्वर विद्यानंद जी, वो यहाँ पर उपस्थित है। सभी संत लोग हैं। हम लोग देखिए विशेष रूप से हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बात बोला है। सभी महापुरुषों ने विशेष रूप से मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ये अक्षय पुरुषोत्तम धाम जो है अक्षय धाम जो है, ये बहुत पुराना सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ स्वामी हरिनारायण जी का हमारा फोटो लगा हुआ है, जो हमारे भारत साधु समाज के संस्थापक महामंत्री थे। महाराज जी के साथ में प्रमुख स्वामी जी के उसमें जो शताब्दी वर्ष थे उसमें भी जाने का मुझे मौका मिला अहमदाबाद में। महाराज जी का ऐसा स्नेह था सबके प्रति, जैसे कि बहुत स्नेह रखते थे। और उनका जो चिंतन था कि भारत में जो सन्यासी परंपरा है हमारी, जो आदिकाल से सन्यासी परंपरा है, उनको संरक्षण रखने के लिए उन्हीं मर्यादाओं को पालन करते हुए प्राचीन सनातन धर्म की जो परंपरा है उसी परंपराओं को शाश्वत रखते हुए, जैसे हमारे प्रमोद आचार्य जी ने बोला कि वहां से जीव लोग जीव भूता सनातना। हम लोग जो है सनातन एक प्राकृतिक धर्म है, ये कोई भी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, प्राकृतिक धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, हम लोग जो नदियों का पूजा करते हैं, वृक्षों का पूजा करते हैं, सभी का पूजा करते हैं। तो ये हमारा एक धर्म जो है शाश्वत रूप से प्राकृतिक धर्म है। और इसमें विशेष रूप से बहुत सी प्रकार की संप्रदाय है। एक विशेष रूप से मैं बहुत बड़ा स्मरण करूंगा कि 2002 में जब मैं दुबई जहाँ गया था एक बार, मैं वहां पर कोई उद्घाटन था, तो हम लोग का मन में हुआ कि हम लोग जो है अबू धाबी जाके आ जाए। तो वहां जब बॉर्डर पर गए तो वहां बोले कि जी ये कपड़ा सब उतारना पड़ेगा, आपको पूरा जो है मस्तक साफ करना पड़ेगा, चंदन को धोना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर जो कुर्ता पायजामा देंगे तभी आप वहां जा सकते हैं। तो हमने बोला भाई हम तो ऐसा तो नहीं करेंगे, हम तो साधु कपड़े पहने हुए, वही उतारेंगे तो नहीं, ना माला उतारेंगे। तो बोले आप जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में प्रमुख स्वामी जी ने वहाँ अबू धाबी में भी मंदिर बनाया और हमारे आदरणीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया।
ये प्रमुख स्वामी जी अभी वहाँ पर जो है सनातन धर्म मंदिर बना और प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने के प्रयासों से पूरे विश्व में महाराज जी के हजारों मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। प्रदेश सरकार की युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा, पहली बार इतने बड़े स्तर पर ग्रैपलिंग से जुड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन हमारी सरकार लगातार खिलाड़ियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, जिसका परिणाम है कि आज खेल को लेकर बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। पहले लोगों को खेल के क्षेत्र में भविष्य की असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित कर नई पहचान दी गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीधा संवाद किया जा रहा है। देखिए, ग्रैपलिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 अपने इस प्रेमनगर आश्रम में आज हो रहा है और आज उसी में मुझे प्रतिभा करने का अवसर भी मिला है। पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से एक नई प्रकार का रेसलिंग का, बहुत ही टेक्निकल रूप से कहें तो एक नई शुरुआत गेम्स के रूप में, उसकी एक नई विधा के रूप में हमको देखने को मिलती है, जो कि बच्चों में भी जिस प्रकार से उसका आकर्षण है वो भी आज यहाँ देखने को मिला है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से मैंने तो अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ग्रैपलिंग के लिए और अच्छा भविष्य हम लोग देखते हैं। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये कहेंगे कि लगातार हम सबकी कोशिश है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बेहतरीन करें। स्पोर्ट्स के लिए जितना भी संसाधन डेवलप करना है वो भी हम लगातार कर रहे हैं और बच्चों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। रही बात ग्रैपलिंग की, तो निश्चित रूप से इनके संबंधित सेक्रेटरीज रावत जी लगातार संपर्क में रहने के लिए मैंने कहा है। जो भी सुनहरा अवसर ग्रैपलिंग के भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर सकती होगी, तो निश्चित रूप से हम पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि खेल के क्षेत्र में हर वो विधा जिससे प्रदेश का नाम रोशन होता हो, हर वो विधा जिससे अपने देश का नाम रोशन होता हो, बच्चे खेल के प्रति रुचि रखते हो, तो हर खेल को विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि अब जो है उत्तराखंड जो है वो सैन्य भूमि के रूप में परिचय हो गया, देव भूमि के रूप में हो गया, तो अब हम सब की प्रतिबद्धता है कि खेल भूमि के रूप में भी इसके परिचय निकल कर आए और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है वो खिलाड़ियों की फैक्ट्री बने। तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे जिसमें हमें बहुत सारा काम करना होगा, लेकिन सरकार अपनी ओर से जो हो सकता है हर संभव प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अब तक झूठी अफवाह फैलाकर मुस्लिम जिहादियों की भीड़ से निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवाने वाले मोहम्मद जुबैर के प्रयागराज उच्च न्यायालय में पहुंचकर वहां गिरफ्तारी से बचने के रास्ते तलाशने से उस पर FIR दर्ज करवाने वाली यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी बहुत ही निराश हैं। उनका कहना है कि शायद पुलिस को किसी बहुत बड़े हत्याकांड का इंतजार है। कई निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवाने में सफल हो चुके मोहम्मद जुबैर को पुलिस जेल तक नहीं भेज पाई। ये सभ्य समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इससे इस्लाम के जिहादियों के हौसले बहुत मजबूत होंगे और वो आसानी से अपने शिकार की हत्या करवा सकेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी शिव शक्ति धाम डासना से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी निराशा जताना चाहती हूं कि किस प्रकार गाजियाबाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को मेरे द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी मोहम्मद जुबैर पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 3 अक्टूबर को जुबैर ने लगातार महाराज जी के विषय में क्लिप्स काट के छोटी छोटी क्लिप काट के ट्वीट करना शुरू किया, जिससे कि क्या हुआ, एक बड़ा जिहादियों का झुंड जो उन ट्वीट से बहुत ज्यादा इंस्टिगेट हो गया, भड़क गया, उन सब ने 4 तारीख की रात को दासना देवी मंदिर पर हमला किया। और ये पूरी दुनिया को पता है कि उस दिन उन जिहादियों के हमले से किस प्रकार से बड़ी मुश्किल से यहाँ रहने वाले सेवादारों की और महाराज जी की जान बची और बहुत ही भयावह माहौल था। 10,000 से ज्यादा जिहादी मंदिर के बाहर खड़े थे, जो अगर अंदर आ जाते तो हम सब लोगों की तो हत्या करते ही करते, साथ ही साथ ये पूरे मंदिर को ध्वस्त करके शायद मंदिर की एक एक ईंट यहाँ से ले गए होते। इतने विभिन्न से जघन्य अपराध के बाद भी ये व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। अगले दिन इसने फिर ट्वीट किए, महाराज जी के छोटी छोटी क्लिप्स पुराने वीडियोज में से काट के कुछ एडिट करके इसने बार बार ट्वीट करना जारी रखा और माहौल ऐसा बन गया कि पूरे देश में महाराज के खिलाफ प्रदर्शन हुए और बुरी तरह से उसने लोगों को पूरी
पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को भड़का दिया। इतना सब होने के बावजूद हमने इसके विरुद्ध FIR की और ये बहुत निराशाजनक है कि जो हमारी गाजियाबाद पुलिस है वो इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई और अब ये कोर्ट द्वारा बचने का रास्ता ढूंढने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया है आज, और मैं बहुत ही निराश हूं। यदि सरकार की तरफ से कोई बहुत अच्छा और बड़ा वकील इसमें नहीं पेश होता है तो हो सकता है कि वो अपने इरादे में सफल हो जाए और अरेस्ट से उसको कुछ राहत मिल जाए। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि सरकार द्वारा इसमें कोई बड़ा अच्छा वकील किया जाए जो कि ये सुनिश्चित करे कि इस बार ये जिहादी, ये मास्टरमाइंड जो इस तरह से हमले करता है सनातनियों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हम लोगों निर्दोष हिंदुओं के ऊपर, तो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इसका तुरंत संज्ञान लीजिए और किसी अच्छे वकील को भेजकर ये सुनिश्चित कीजिए कि जुबैर को वहां से कोई भी रिलीफ ना मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव भाइयों, मैं मोहित बजरंगी इकला शिव शक्ति धाम डासना देवी मंदिर से। तो की रजा एक नाजायज मौलाना धमकी देता है खुलेआम इस भारत में न्यूज पर बैठकर कि जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो पूरे देश के हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। और ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के जिहादियों का हमेशा चलता आया है इस देश में। मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हमेशा हिंदुओं को भयभीत करने का काम किया है, हिंदुओं को भयभीत करते हुए आए हैं और इन्होंने हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करा है और सत्ता तो इनके सामने हमेशा नतमस्तक ही रही है इस देश की। एक योगी जी महाराज को छोड़कर हर हिंदू नेता इनके आगे सरेंडर है। इस्लाम के जिहादी जो इस काम को हमेशा करते आए हैं वो इस बार भी इन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया है 24 नवंबर दिल्ली में। गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम हनुमान चालीसा करेंगे रामलीला मैदान में। मेरा अनुरोध है सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू संगठनों से, 24 नवंबर रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे मां हनुमान चालीसा में जरूर पहुंचे और ये टुच्चे तो की रजा को, इस्लाम के भेड़ियों को हम ये बताएंगे कि हम तुम्हारी इस कायरता से, इस कायराना भेड़ वाली भीड़ से डरेंगे नहीं। हम इस देश की सत्ता नहीं है। दासना देवी मंदिर कभी ना तुमसे झुका है ना कभी झुकेगा और इस्लाम के जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हम इस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली में हनुमान चालीसा करेंगे और पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादियों को बताएंगे कि दासना देवी मंदिर ना तुमसे कभी डरा है ना डरेगा और तुम्हारा विनाश लेकर हम जरूर आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, गाजियाबाद। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।